की स्क्रीन पर है करके विलोम आपको बताना है योग का विलोम क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों योग का विलोम तो अयोग्य होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होता है? बुद्धिमान होता है। और सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। ठीक है ना। और सुयोग का विलोम क्या होता है? अयोग्य होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, ये होगा मतलब खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? अपने बचपन से दुखी है, अपने बुढ़ापे से दुखी है, अपनी जवानी से दुखी है। तो बूढ़ा आदमी तो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सही वर्तनी वाला शब्द यानी कि मौखिक कैसे लिखा जाता है। तो मैं तो साथू मुझे जैसे आता है तो मौखिक जैसे मुझे आता है वैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये तो मौखिक लिखा हुआ है, मौखिक ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा। कह रहे कि अंग अंग ढीला होना, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? दुखी होना नहीं, निराश होना नहीं साथियों, बहुत ज्यादा थक जाना यानी कि अत्यधिक थक जाने को कहा जाता है अंग अंग ढीला हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि जो जन्म से अंध हो यानी कि जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? जो जन्म से अंधा होता है उसको जन्मांध कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा, है ना। अच्छा, अंधभक्त का मतलब क्या होता है? जो आंख बंद करके विश्वास करता है उसको अंधभक्त कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपको बताना है शोकाकुल कैसे लिखा जाता है। ये तो शौकाकुल लिखा हुआ है, ये शोकाकुल लिखा हुआ है, ये शोककुल लिखा हुआ है, ये शौककुल लिखा हुआ है। होता क्या शब्द है? होता है शोकाकुल। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अब आपको बताना है कि यहां पर अंडरलाइन की जगह पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। शीला मेरी बहन है तो वह बच्चों के साथ खेल रहे, ये होगा नहीं। वह बच्चों के साथ खेल रही, ये होगा बिल्कुल साथियों। शीला एक लड़की है तो वो बच्चों के साथ खेल रही, ये होना चाहिए। खेल रहा ये थोड़ी ना होना चाहिए। शीला लड़का थोड़ी ना है, एक लड़की है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, हो रही है नहीं होना चाहिए, हो रही है नहीं होना चाहिए साथियों। तेजी से परिवर्तन हो रहा है ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में। उसके बाद देखिए आपको पर्यायवाची बताना है साथियों कुबेर शब्द का। तो कुबेर शब्द का साथियों पर्यायवाची क्या होता है? देखिए कुबेर की अगर बात करें तो कुबेर को हम लोग राजराज भी कहते हैं। कुबेर का एक पर्यायवाची राजराज होता है और एक होता है साथियों धनादीप। क्या होता है साथियों? एक होता है धनादीप और एक होता है साथियों यक्षराज। तो ये कुबेर के पर्यायवाची होते हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। तो देवी से यहां पर एक खाली जगह है, देवी वसंत पंचमी की अगर बात करें, अच्छा यहां पर नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए, खाली जगह यहां पर होगी। वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, देवी से आवाहन प्रार्थना की जाती है, देवी से या देवी से प्रसन्नता की जाती है। तो मैं कह सकता हूं देवी से प्रार्थना की ही तो जाएगी। वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाएगी, ये आपका पूरा वाक्य होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कह रहे हैं कि मेरी बस छूट गई, मेरी बस सो गई, मेरी बस मर गई या मेरी बस उड़ गई, क्या होना चाहिए? तो मेरी बस छूट गई ये होता है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए यश का आपसे पूछा जा रहा है साथियों विलोम क्या होता है। देखिए अगर बात करते हैं सुयश का विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको कुयश बताना है। सुयश का विलोम कुयश होगा। और नीरव का विलोम की अगर बात करें, नीरव का विलोम साथियों रव होता है। अपयश की अगर बात करें तो ये साथियों यश का विलोम होगा, है ना, यश का विलोम होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, नीरस का विलोम क्या होता है? सरस होता है। तो ये चारों विलोम शब्द भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह अंधे के हाथ बटेर लगना, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। मैं कहूंगा अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। राइट आंसर के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको सातों चयन करना है। यहां पर खाली जगह यहां पर होगी। आकाश में तारा चमक रहा है, आकाश में सोना चमक रहा है, बादल चमक रहा है, चांदी चमक रहा है। तो आकाश में तो सातों तारे चमकते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ये आप लोग फटाफट मुझे बता दीजिए। चलिए, तो जो मोक्ष चाहता हो उसको साथियों मुमुक्षु कहा जाएगा। क्या उसको कहा जाता है? उसको मुमुक्षु कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए रात में घूमने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो भाई साहब देखिए यहां पर अगर सातु बात करें जो रात में घूमता है उसको क्या कहा जाता है? उसको तो सातु निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर। अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपको बताना है सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं। सर्वभक्षी तो जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है सूर्य उदय, है ना, यहां पर एक खाली जगह है। सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूं, ये होना चाहिए। या सूर्य उदय के आगे पीछे मैं भी जाग जाता हूं, या सूर्य उदय के ऊपर नीचे, या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं। तो यहां पर एक शब्द आना चाहिए साथ।
पूरा वाक्य कैसे होगा? सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये होना चाहिए, आंसर आपका डी होगा। तो कह रहे कि किसके कारण खसरा नाम की बीमारी होती है? तो ये तो वायरस की वजह से होती है, यानी कि विषाणु की वजह से साथों ये खसरा नाम की बीमारी होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? अच्छा, अब कितनी अनुसूचियां एक बार कमेंट में मुझे बताइए। जब अपनाया गया था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? उस समय 8 अनुसूचियां थी। आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का उत्पादन तो सातों किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? ये आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ही भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहने के ट्रेन टू पाकिस्तान ये एक पुस्तक है, और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है ये बात आपको बताना है। मैं कहूंगा खुशवंत सिंह के द्वारा सातों ये पुस्तक लिखित है, ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद देखिए कहने के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सातों आपके एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम में आएगा। देखिए यानी कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया था? तो ये अधिनियम मैं कहूंगा 1994 में साथियों पारित किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आपको याद रखना है। कह रहे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा बिल्कुल है, और ये किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई? यानी कि जो एकल नागरिकता है ये अवधारणा ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से ली गई है। भारत में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था है ये यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से ली गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो ये सातों इसका जिक्र भाग 2 में है, और अनुच्छेद की अगर बात करें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसमें कोई दिक्कत है ना? दिक्कत नहीं, सही है। तो जो तापदीप्त बल्ब होता है इसमें जो फिलामेंट होता है मैं आपको बता चुका हूं ये टंगस्टन का बना होता है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक लोकप्रिय नृत्य है, बहुत फेमस नृत्य यानी कि विदेशिया जिस नृत्य का नाम है, तो ये ओडिशा में किया जाता है, बिहार में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, झारखंड में किया जाता है। तो ये नृत्य साथियों विदेशिया नाम का, बाद से विदेशिया, बाद से बिहार, यानी कि ये बिहार में किया जाता है ये नृत्य। कह रहे कि भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? इनके संकलन को श्रुति सूत्र कहते हैं, नहीं। पीबी सूत्र कहते हैं, नहीं साथियों। अगम सूत्र कहा जाता है, यानी कि महावीर स्वामी के शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो मैं कह सकता हूं संयुक्त राज्य अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। कह रहे कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात चल रही है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है, इसको सेबी भी कहा जाता है ना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सेबी भी कहते हैं, और सामुदायिक बाजार को इसी विनिमय बोर्ड के माध्यम से विनियमित किया जाता है। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा नहीं है? देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण एशिया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मेसोपोटामिया कहीं ना कहीं थी, है ना, क्योंकि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी, जिसमें दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और मिस्र थी, लेकिन रूस नहीं था। अब नहीं था तो यही आपका सवाल हो जाएगा। उसके बाद हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों तरुण गर्ग इनका नाम है, और तरुण गर्ग को ही हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? इनका नाम है नागेश कपूर, और नागेश कपूर ही भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर सातों तैनाती पा चुके हैं। कह रहे कि किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो भाई साहब आपका जवाब क्या हो सकता है सातों? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। बुल्गारिया आपका जवाब होगा, यानी कि बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताइए साथियों, क्या होती है डीआरडीओ की फुल फॉर्म? मैं आपको बता देता हूं, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस मनाया है। ये भी क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की है, किसने की है? तो इनका नाम जोहरान ममदानी है, और जोहरान ममदानी ही न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए तो अगला सवाल देखिए, रिपीट क्वेश्चन आ गया। अगला देखिए कह रहे कि जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो किसे सौंपी है साथियों? इटली देश को सौंपी है। इटली आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा।
रीजनिंग का है, आपसे कहा जा रहा है कि ईरान का संबंध रियाल से है, तो इराक का संबंध किससे होगा? रियाल से ही होगा, या दीनार से होगा, या सातु दिरहम से होगा, या युद्ध से होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं जैसे कि ईरान की मुद्रा क्या है, ईरान की मुद्रा रियाल है, तो इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा सातु दीनार है। तो कुल मिला के सवाल का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। दो सवाल पूछे जाएंगे सातु नंबर सीरीज के, तो एक ये नंबर सीरीज वाला सवाल है, आपको ये बताना है कि सबसे पहले 3 है, फिर 18, फिर 48 है, फिर 93 है, तो अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है? इस सवाल को आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ये देखिए कि 3 से 18 कैसे हुआ है। तो मुझे इतना पता है कि भाई साहब अगर 3 में 15 जोड़ दो तो 18 हो जाएगा। मुझे ये भी पता है कि 18 से 48 कैसे हुआ है, तो अगर 18 में 30 जोड़ दोगे तो 48 हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि 48 से 93 कैसे हुआ है, तो बड़ा नंबर है तो घटा दीजिए, 3 में से 8 जाएगा, नहीं 13 में से 8 जाएगा, तो सातों यहाँ पर 5 बचेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, सातों कुल मिला के 4 बचेगा। तो मुझे ये भी पता है 3 से 18 15 बढ़ाया, फिर 30 बढ़ाया, फिर 48 में 45 बढ़ाओगे तो 93 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये कुल मिला के आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें 15 बढ़ाए, 15 से 30 होने में, फिर इसमें 15 बढ़ाए, तो यहां पर भी सातों 15 बढ़ेगा, यानी कि 45 में 15 जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो 93 और 60 सातों कितना होता है? मैं कह सकता हूं 153 होता है। तो क्या 153 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहां पर देखिए दिया जाएगा एक ये बड़ी आकृति दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है ऑप्शन में की कौन सी आकृति यहां पर फिट बैठेगी। कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अगर बात करते हैं जैसे कि ये यहां पर एक लाइन आई है ना, तो एक ये लाइन यहां पर आएगी और फिर एक लाइन यहां पर चली जाएगी और फिर एक ये ऐसे चली जाएगी। तो इस टाइप का कुछ जेड करके बना हुआ है। तो जेड करके क्या यहां पर बना हुआ है? नहीं, यहां पर बना हुआ है, नहीं यहां पर भी नहीं बना हुआ, यहां पर बना है, ये देखिए जेड जेड टाइप का यहां पर बना हुआ है। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जा रहे कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई? ये बिल्लियां हो गई, और कुछ बिल्लियां यानी कि इतनी बिल्लियां साथियों क्या हो गई? इतनी बिल्लियां आपकी बकरियां हो गई। यानी कि सभी बकरियां गाय हैं, तो ये सभी बकरियां क्या होंगी? सभी बकरियां साथियों गाय हो गई। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी गाय बकरियां हैं। सभी गाय बकरियां कहां हैं? कुछ गाय बकरियां हैं, कुछ गाय बकरियां हैं। ये गाय बकरियां थोड़ी ना है, सिर्फ इतनी गाय बकरियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्कुल साथियों कुछ बिल्लियां गाय हैं, इतनी बिल्लियां जो है ना ये गाय हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 संख्याएं दी गई, जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है, जबकि एक संख्या अलग है। इस अलग वाली संख्या के बारे में आपको बताना है। तो यहां पर अगर कोशिश करें कि भाई साहब कौन सी सबसे अलग है, 68 है, 72 है, 48 है, 96 है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक चीज हम यहां पर देखें, एक चीज देखें, जैसे कि ये मुझे 3 नंबर जो है ना ये साथियों मुझे 24 से कट लग रहे हैं। जैसे कि 24 से 72 भी कट जाएगा, 24 से 48 भी कट जाएगा, 24 से 96 भी कट जाएगा। लेकिन अगर 68 की बात करते हैं तो ये संख्या 24 से कट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो यही आपका साथियों जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए 24 से कह लो या 12 से कह लो, ठीक है ना, ये 12 से नहीं कट होगी, बाकी ये तीनों संख्या 12 से कट हो जाएंगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अच्छा ये 6 से भी है ना, 6 से भी हैं, 12 से भी हैं, 24 से भी हैं। तो मेरे जहन में एकदम से 24 आया था, तो मैंने देखा भाई 24 दूना 48 होते हैं, 24 तियां 72 होते हैं, 24 चौक 96 होते हैं, तो 24 ही कह लूँ, कोई दिक्कत नहीं। खैर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, और ऐसा भी ABCDEF 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 दोस्त हैं, एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, यानी कि E और F बीच में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर E और F बैठे होंगे, ठीक है, जबकि A और B अंतिम छोरों पर बैठे होंगे, A B यहाँ पर बैठे होंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर हम A बैठा लें B बैठा लें, अभी हमें यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर B आएगा या A आएगा, तो इसलिए जो चीज़ हमें नहीं पता है वो हम थोड़ा सा सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं, आने वाले समय में खुद पता चलता है, आने वाले सेकंड में। कहने कि C A के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठी। अब एक बात मेरी ये सुनिए, कहने कि C जो है ना A के ठीक बगल में बैठी है, और यहां पर कह रहे हैं कि A और B 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो अगर मैं A को यहां पर मान लीजिए बैठा दूं और B को यहां पर बैठा दूं, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि A और B अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो ये बताइए कि A के ठीक बगल में बाएं तरफ, A के ठीक बगल में बाएं तरफ C कैसे बैठेगा, जब तक हम A को यहां पर नहीं बैठा लेंगे। तो मैं कह सकता हूं साथों A हमारा कहां पर बैठेगा, यहां पर ही बैठेगा, तभी ये लाइन संभव हो पाएगी। A के ठीक बगल में बाएं तरफ C बैठा है, यानी कि C आपका यहां पर बैठ जाएगा। तो जब A यहां पर बैठा है तो जाहिर सी बात है B यहां पर बैठेगा, है ना। कह रहे कि क्या आप बता सकते हैं कि B के ठीक दाईं ओर कौन है, यानी कि यहां पर कौन है। एक बात सुनिए, सबसे पहले क्या कहा गया था कि E और F बीच में बैठे हैं, E और F बीच में बैठे, EF यहां पर भी बैठ सकता है, F और E यहां पर भी बैठ सकता है, हमें इससे अभी कोई मतलब, हमें यह बताने कि यहां पर कौन बैठा है। तो भाई साहब A से लेकर F तक लोग हैं,
ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी, डी ही तो नहीं बैठा है, तो डी यहाँ पर बैठेगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, मैं कहूंगा डी बैठा हुआ है। तो डी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 144 को 12 लिखा जाता है, तो 576 को सातों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखिए मुझे तो इतना पता है कि भाई साहब 12 के स्क्वायर 144 होता है, और 576 की अगर बात करें तो ये तो सातों 24 का स्क्वायर होता है, 24 का 24 गुणा 24 ये 24 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 24 आ जाना चाहिए। 24 कौन से ऑप्शन में है, 24 ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के हृदय का संबंध अगर हृदय रोग विज्ञान से है तो आपको बताने कि वही संबंध लगभग लगभग किस ऑप्शन में होगा, मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं हृदय का अध्ययन, इसको कहा जाता है हृदय रोग विज्ञान। क्या पौधों के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहा जाता है? नहीं। शैवाल विज्ञान के अध्ययन को कवक नहीं। रोग अस्पताल नहीं। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। यानी कि जो संबंध यहाँ पर है वो संबंध ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे इतना कहा जा रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में पॉलिटिकल को इन लेटर्स के द्वारा लिखा जाता है तो सोशल को साथ क्या लिखा जाएगा, ये फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। देखिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर चीज देखकर एक चीज समझ में आई, वो चीज साथियों ये है कि जैसे कि पी जो है ना, पी आपका 16 पर होता है। देखिए आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, जैसे कि ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है। अगर ये नहीं आता तो आप रीजनिंग नहीं जानते। सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, उसी प्रकार जेड आपका 26 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है, एक्स आपका 24 पर होता है। ये सारी जिनके जानकारी आपको मालूम होना चाहिए ए से लेकर जेड तक। तो पी की अगर बात करें 16 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है, एल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, टी 20 पर होता है, आई 9 पर होता है, सी 3 पर होता है, 1 पर होता है, एल 12 पर होता है। जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है, यानी कि एक नंबर घटा है। तो एक नंबर घटा है, कोई बात नहीं, एक नंबर घटा है, सॉरी एक नंबर बड़ा है। क्यू 17 पर होता है ना, तो 16 से 17 यानी कि पी से क्यू हुआ एक नंबर बड़ा है। तो एक नंबर हम यहाँ पर भी बढ़ा के देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसके एस 19 पर होता है, तो 20 नंबर पर टी होता है, यानी कि टी तो साथियों सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। क्या डी आंसर होगा? एकदम से नहीं लगा देंगे, पहले थोड़ा सा आगे चेक करेंगे। ओ 15 पर होता है, एन आपका 14 पर होता है, यानी कि एक घटाया गया है। तो अब यहाँ पर एक घटा दीजिए, तो ओ 15 पर होता है, एक घटाओगे साथ तो एन आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर भी एन है। अब तो मुझे लग रहा है कि आंसर आपका यही होगा। आगे इसी अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे, एल से एम हुआ एक बड़ा है, तो यहाँ पर एक बढ़ाएंगे, डी आएगा। देखिए यहाँ पर भी डी है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है आपको, आंसर आपको मिल रहा था तो आंसर आपको साथों लगा देना है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत शानदार सवाल है साथियों, 1 से 2 नंबर देकर जाएगा ये एकमात्र सवाल। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू, केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। तो साथियों बना लेते, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग साथियों आपने यहाँ पर बना लिए। कहने कि एस टी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर जो है ना, ये टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, क्यू टी के दाईं ओर बैठा हुआ है, यू और ओ के बीच में कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि टी के बाएं ओर तीसरा एस बैठा हुआ है, टी को आप कहीं पर भी बैठा दो, मान लीजिए यहाँ पर आपने बैठा दिया, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। कहां पर है? केंद्र की तरफ है। तो टी के बाएं तीसरा क्या होगा? देखिए टी का बायां इधर होगा, 1 2 3, टी का बायां तीसरा एस, एस आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्योंकि इसको तो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे ना, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो क्या जरूरत अभी साथ इसको सॉल्व करने की। इसको देखिए, टी के दाएं ओर दूसरा क्यू बैठा, यानी कि टी के दाएं ओर दूसरा, टी का दाएं इधर होगा, दूसरे स्थान पर क्यू बैठा, क्यू आपका यहाँ पर हो गया। अब एक बार फिर से सवाल को पढ़िए, एस टी के बाएं ओर तीसरा है, मैंने बना चुका है। आर जो है ना, ये टी और यू के बीच में नहीं है, आर जो है ना ये टी और यू, अब देखिए टी और यू यहां तो आ नहीं सकता, टी और यू यहां भी यहां ही आएगा, तो टी और यू के बीच में नहीं है कौन? आर, यानी कि आर आपका यहां पर नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है यही जगह बची है, तो आर आपका यहां पर आएगा। अब बचा कौन? अब बचा साथियों पी, तो पी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। आर के ठीक बगल में नहीं है एस, तो आर किधर गया? आर के ठीक बगल में नहीं है, एस बगल में नहीं है भाई साहब, बगल के बगल में है। तो यू और ओ के बीच में कौन है? यू ये है, ओ किधर गया आपका? ओ तो भाई गायब हुई हो गया। अच्छा ओ नहीं होगा, ये क्यू होगा साथियों, है ना, क्यू होगा, सॉरी ओ की तो जिक्र ही नहीं यहाँ पर नहीं आया था। तो यू और क्यू के बीच में कौन है? मैं कहूंगा एस है, और एस आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि कथन है और कुछ निष्कर्ष हैं, और आपसे यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कर लीजिए। मान लीजिए ये लड़कियां हो गई, और कह रहे हैं कि सभी लड़कियां, अच्छा सभी महिलाएं लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या कर लेंगे, महिला बना लेंगे, है ना। चलिए तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो ये सारी की सारी महिलाएं क्या हो जाएंगी साथियों? लड़कियां हो जाएंगी, सारी की सारी महिलाएं। कह रहे कि कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, मान लेते इतनी लड़कियां क्या हो जाएंगी? इतनी लड़कियां हम चित्रकार मान लेते हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कहने कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। भाई साहब सभी लड़कियां महिलाएं नहीं है, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, तो ये क्या हो सकता है? ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कोई भी महिला चित्रकार नहीं है, महिला ये है,
और चित्रकार ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी कहता है और यही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाग की अगर बात करें, भाग जहां पर देखिए वहां पर जोड़ लिख देना। और प्लस का अर्थ साथियों क्या है, प्लस का अर्थ घटाव है, ठीक है, प्लस का अर्थ घटाव है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें माइनस होगा, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है। और गुणे की अगर बात करें, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ साथियों भाग है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर 49 और 7 और 3 और 9 और साथियों 4 है, तो कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या आएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए गुणा है, गुणा माइनस भाग, ये भाग होगा, भाग और प्लस है। गुणा की जगह पर क्या आएगा, भाग आ जाएगा, तो ये भाग आ गया। माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, गुणा आ गया। भाग की जगह पर साथियों प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह पर आपका माइनस आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 7 49, इसकी जगह पर 7 आ जाएगा, प्लस गुणा 3 आ जाएगा, है ना। 9 में से 4 जाएगा, डायरेक्ट कितना बचेगा साथियों, 5 बचेगा। तो 7 3 आपका 21 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, कितना आएगा, मैं कहूँगा 26 आएगा। 26 कौन से ऑप्शन में है, 26 तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि PURSE को UPRES लिखा जाता है, तो RAZOR को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए मुझे इतना तो समझ में आ गया, जो यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं वही लेटर साथियों यहाँ पर लिखे हैं, बस फर्क क्या है, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया गया। जैसे कि ये PU लिखा हुआ है तो UP लिख दिया, है ना। आर जैसा था आर वैसे लिखा, और ये SE लिखा था तो ES लिख दिया। यानी कि RA लिखा हुआ है तो AR हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। Z जैसा है वैसे ही हो जाएगा, OR है तो RO हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ARZRO, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। बताया जा रहा है कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य होता है जिसको उतने दाम पर कोई वस्तु प्राप्त हुई है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई उसका लागत मूल्य है, ठीक है ना, उसका लागत मूल्य 100 रुपए है। कहने के लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यानी कि अगर वो 100 रुपए में लाया था तो उसको लाभ कितना है, 10.5 रुपए का। यानी कि वो वस्तु 110.5 रुपए में 110.5% कह लो या रुपए कह लो के लाभ के साथ उसको बेचा जाता है। 100 से 110 रुपए में उसको बेचा जाता है। समझ गए ये चीज, क्योंकि ये लाइन अगर आपकी समझ में नहीं है तो ये सवाल समझ में नहीं आ पाएगा। कह रहे यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 की थी तो उसका लाभ क्या है। अब यहां पर कह रहे कि उसको जो कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है ना, 100 की लाए तो वो अलग बात है, वो 110% की बेच रहा है। यानी कि 110.5% की जब वो बेच रहा है तो वो कह रहे हैं वो 442 रुपए की बिकी है। तो बस आपको बताना है उसका लाभ क्या है, उसका लाभ कितना है आपसे पूछा जा रहा है। उसका लाभ 10.5 है, तो 10.5% कितने रुपए होंगे, 42 रुपए, 70 रुपए, 72 रुपए या 40 रुपए, ये बात आपसे पूछी जा रही है। आप सबसे पहले एक काम करिए, इसके 100% की वैल्यू सातु निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, सॉरी सबसे पहले 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 110.5 नीचे आ जाएगी, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना है लाभ निकालना है ना, लाभ है 10.5%, तो इसको 10.5% से सातु गुणा कर दिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो अगर बात करते हैं सातु, यहां पर अगर बात करें कैलकुलेट कर, देखिए पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर कट करे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 एकम 5। इतनी बात क्लियर है। अब क्या ये आपका सातु कट हो पाएगा, एक बार देखिए और फटाफट बताइए कैसे क्या सातु यहाँ पर हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करता हूँ साथियों। क्या आपके सामने है 442 गुणा 21 और बटे 221, ये किससे कटेगा सातु, ये समझ में नहीं आ रहा है। 3 से कटेगा सातु, 3 से भी नहीं, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए अगर हम एक काम करिए, 442 221 ये डबल ही तो है, तो 221 से कम है 221, 221 दुना 442 ही तो होता है। तो बचा 2 गुणा 21 यानी कि 42 आपका आंसर आ जाएगा। लाभ कितना होगा, 42 होगा। और 42 कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन के नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर सातु कहा जा रहा है कि यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 रुपए है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि एक दुकानदार है, वो कहता है कि भाई ये जो चीज है ना, ये मैं 700 पेन जो है ना 750 रुपए का बेचूंगा, लेकिन वो 20% की छूट देता है, तो इसका 20% कितना होगा देखिए जरा, यानी कि कितने की छूट देता है। तो मैं कहूंगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 150 हो जाएगा। इतनी बात सातों क्लियर है, ठीक है। यानी कि 750 पर वो 150 रुपए की छूट देता है पहली बार में, तो वो कितने की वस्तु हो जाती है, वो सातु आपकी 600 रुपए की वस्तु हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद 10% की छूट देता है, यानी कि इस पर 600 पर 10%, 600 का 10% कितना होगा सातु 60 होगा। यानी कि अब इस पर 60 रुपए की छूट देता है, तो ये कितने की हो जाएगी 540 रुपए की हो जाएगी। तो पेन को वो 2 छूटें देने के बाद कितने में बेचेगा, मैं कहूंगा 540 रुपए में बेचेगा। तो 540 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए दूसरा तरीका, 750 में वो कह रहा है कि ये मैं लाया हूं, या जो भी वो कह रहा है बेचूंगा,
20% की छूट पर देता है तो वो 80% में बेचता है, फिर वो 10% की छूट पर देता है तो वो 90% में बेचता है। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आपका वही आएगा 540। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, ठीक है, कार से, अच्छा पहले इसने बाइक से तय की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी, फिर इसने कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर 140 किलोमीटर की दूरी इसने घोड़ा गाड़ी से तय की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है, यानी कि कुल मिला के आपसे पूछा जो जा रहा है वो औसत गति पूछी जा रही है, औसत चाल पूछी जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, बटे आपका कुल समय आ जाएगा। तो दो चीजें यहाँ पर अब आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए पहली बार अगर बात करें जैसे कि कुल दूरी कैसे निकालेंगे, तो एक दूरी ये है 100 किलोमीटर, एक दूरी ये 100 किलोमीटर, एक दूसरी दूरी ये है 120 किलोमीटर, तीसरी दूरी ये है 140 किलोमीटर। तो ये देख लीजिए कितना आपका हो जाएगा साथियों, 120 किलोमीटर 100 यानी कि 220 किलोमीटर, तो 220 किलोमीटर और 140 किलोमीटर कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 360 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। यानी कि कुल दूरी तो हमने निकाल ली है, 360 किलोमीटर की कुल दूरी है। अब समय निकाल लीजिए। देखिए समय कैसे निकालेंगे ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए। अगर बात करें 100 किलोमीटर की दूरी है और चाल ये है, तो समय क्या कैसे होगा, दूरी बटे चाल यही तो होगा, तो दूरी ये होगी चाल ये होगी, इसको कट करोगे समय आ जाएगा, यानी कि 5 घंटे ये आपका साथ तो क्या आ गया, समय आ गया। तो 5 घंटे ये लिख लेते हैं इधर को हम लोग। उसके बाद देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करें, यानी 30 से कम 30, 30 चौक आपका 120 हो जाएगा। तो 4 घंटे आपका ये कुल समय हमें याद करना है, कुल समय 4 घंटे आपका साथ तो ये हो जाएगा। इसको देखिए ये कट करोगे 20 से कम 20, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, यानी कि 7 घंटे कुल मिला के ये हो जाएगा। तो कितना साथियों हो जाएगा, 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 16 घंटे यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल दूरी 360, कुल समय साथियों 16 घंटे। इसको आप कट करा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से कट करते हैं 8 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 होता है, और आपका 2 एकम 2 अट्ठे 16, 0 आ जाएगा। अगर और कट कराएं तो 8 कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो गया, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा। यानी कि जो औसत गति निकल कर आएगी वो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की निकल कर आएगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, यानी कि 1 रुपए में उसने 7 टॉफियां खरीदी, हम लोग मान सकते हैं। यानी कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना चाहिए। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए 1 रुपए में खरीदी कितनी टॉफियां, तो 7 टॉफियां खरीदी। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक टॉफी, क्या साथियों, एक टॉफी का मूल्य क्या होगा, एक टॉफी उसने कितने रुपए में खरीदी, तो 1/7 में, है ना, एक टॉफी 7, तो एक टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा साथ, तो 107 रुपए हो जाएगा, सॉरी 107 ने 1/7 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, अब देखिए एक टॉफी का मूल्य ये आ गया, कह रहे हैं कि 40% का लाभ से अगर इसको बेचा जाए तो ये कितने की बिकेगी, तो ये इसका 140% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इसका 140% निकाल देते हैं, 0 से 0, 2 सत्ते और 2 पंजे ये आ गया, यानी कि 7/7 पंजे आपका 35 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही सर? देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5, अच्छा ये 7 से 7 कैंसिल होगा भाई साहब, 1/5 यहाँ पर आएगा। यानी कि अगर बात करें 1 रुपए में बेची गई कुल टॉफियों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब एक टॉफी को 40% के लाभ पर अगर हम बेचते हैं तो वो 1/5 रुपए की जाकर होगी। लेकिन अगर बात करें, अगर 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना होगी, मैं कहूंगा 1 रुपए में 5 टॉफियां बेचना होगी। तो 5 आपका जवाब होगा, 5 ऑप्शन नंबर डी वाले में है। ये सवाल आपकी समझ में आया? थोड़ा सा एक बार और देखेंगे तो ये अगर नहीं आया होगा कोई चीज समझ में आपकी, तो दोबारा से ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर का साथों सवाल अब हम लोग ले लेते हैं। इस सवाल को आप लोग देख लीजिए और आप लोग बता दीजिए कि आपका जवाब यहाँ पर साथों क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक से अंक अधिक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साथियों, 12 लिखा हुआ है ना। मैं लिख देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि 2 छात्रों ने परीक्षा ली, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए।
उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था, तो दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने ही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, दो लोग हैं और एक ने मान लीजिए अगर x अंक प्राप्त किए, एक ने x अंक प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 12 अधिक अंक प्राप्त किए हैं पहले वाले से, तो दूसरे ने x + 12 अंक प्राप्त किए होंगे। इतनी बात तो सातों आप लोग समझते हैं ना, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई एक दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है तो एक ने मान लीजिए x अंक प्राप्त किए, दूसरे ने x + 12 अंक प्राप्त किए। उसके बाद कह रहे हैं कि उनके अंक, उसके अंक यानी कि उसके अंक अगर बात करें, यानी कि ये जो है ये उसके अंक उनके अंकों के, यानी कि दोनों लोगों के अंकों के योग के, तो दोनों लोगों के अंकों का योग जरा करिए। उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% है। ठीक है, कोई बात नहीं है साथियों। उसके अगर अंक की बात करें यानी कि x + 12, यानी कि ये जो है साथियों अगर बात करें तो दोनों अंकों यानी कि उसके अंक यानी कि इसके अंकों की अगर बात करें तो ये जो है ना ये उनके अंक यानी कि इन दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। तो मैं कहूंगा इनका सबसे पहले दोनों का योग करिए, तो दोनों का हमने योग कर दिया और इसके 56% के बराबर है, तो सातों 56% हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बात क्लियर है। अब अगर बात करें देखिए x प्लस आपका ये 12 हो जाएगा, बराबर अगर बात करें ये 2x हो जाएगा, x + x 2x प्लस आपका ये 12 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 56/100 हो जाएगा। अब अगर बात करें अगला स्टेप क्या हो सकता है, देखिए ये 56 है बराबर है, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, यानी कि इधर क्या आ जाएगा आपका 100x आ जाएगा, ये आपका 100x हो गया और 12 की गुणा 100 से होगी वही से अब 1200 हो जाएगा। बराबर आपका 56 की गुणा 2 से, यानी कि 56 दूना कितने होते हैं तो 112 होते हैं। 112 x आपका हो गया प्लस आपका 12 की गुणा 56 से करेंगे तो 12 की गुणा साथियों 56 से कर लीजिए, 6 दूना 12 हो गया, 2 पंजे 10 11 हो जाएगा। यहाँ पर आपका साथियों 56 आ जाएगा और ये 2 आ गया 7 आ गया 6, यानी कि यहाँ पर साथियों आपका 672 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए ये 112x है, ये 100x है, तो ये 100x इधर आएगा और 112 में से घटेगा सिर्फ 12x बचेगा यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। 1200 है, 672 उधर है, इधर आएगा साथियों 1200 में से 672 को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा साथियों एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं 1200 में से अगर हम 672 को घटाएं तो कितना बचेगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 528 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा 528 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x बराबर 528/12 हो जाएगा। इसको आप एक बार क्या करा लीजिए, कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए 12 एकम 12, 12 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि x बराबर कितना आ गया है 44 साथियों आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों द्वारा प्राप्त अंक, x ने कितने अंक प्राप्त किए, मैं कहूंगा 44 अंक प्राप्त किए, इसने x + 12 यानी कि 44 + 12 कितना हो जाएंगे 56 हो जाएगा। तो दोनों ने, एक ने 44 एक ने 56 अंक प्राप्त किए, तो 44 और 56 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। देखिए ये है ना, उसके बाद बस खत्म है। इसको देख लीजिए आप लोग क्या कहा आपसे जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर और 3 मीटर है, यानी कि मान लेते लंबाई 10 है और चौड़ाई उसकी कितनी होगी साथियों, ये 10 मीटर अगर है तो ये चौड़ाई कितनी होगी साथियों 3 मीटर होगी। यहाँ पर ही बताया गया है कि वहां फर्श पर यानी कि इस फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है, यानी कि इस पर छोटी छोटी टाइल्स लगाता है। क्या अगर बात करें ऐसे कैसे करके, ऐसे करके टाइल्स लगाता हो वो, कोई बात नहीं। तो ये लंबाई इसकी कितनी 15 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी 8 सेंटीमीटर, तो ऐसी टाइल्स लगाने का फैसला करता है उसे कितनी टाइल्स की जरूरत होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपके सामने कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको कमरे का क्षेत्रफल पूरा लेना है, उसको किससे भाग करा देना है, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करा देना है। तो मैं कहूंगा कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, और इसको भाग दे देना एक टाइल के क्षेत्रफल से। एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो एक काम करिए साथियों इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो अगर 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ सकता है साथियों यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगी, बस ये देखिए 100 से गुणा हो गई है ना, 3 से में भी 100 से गुणा हो जाएगी। अब सेंटीमीटर में ये भी आ गया, ये भी सेंटीमीटर में है, तो 15 गुणा 8 यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप एक बार कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए 15 से कट होगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये अगर कट होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो 500 की गुणा 5 से करोगे साथियों कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, यानी कि टोटल टाइल्स कितने लगेंगे, मैं कहूंगा 2500 लगेंगे। 2500 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 136 है, 3 संख्याओं का योग 136 है, यदि दूसरी संख्या यानी कि दूसरी क्या लिखा हुआ है साथियों, दूसरी से पहली का अनुपात, क्या दूसरी से मान लीजिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और
तीसरी संख्या सी है, ये 3 की यहाँ पर बात की गई है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात कितना है साथियों, यानी कि a अनुपात b कितना यहाँ पर है, 3:4 है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि तीसरी संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि यहाँ पर b अनुपात c कितना है, 5:8 है। तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। एक ट्रिक है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। लिखना है आपको 3:4, लिखना है आपको 5:8, ऐसे गुणा करा देना, यानी कि 3 की गुणा 5 से कराओगे 3 पंजे 15, ये a होगा। 5 की गुणा 4 से कराओगे 5 चौक 20, ये आपका b होगा। 4 की गुणा 8 से कराओगे 4 अट्ठे 32, ये आपका c होगा। तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कहा, एक बात कही जा रही है कि 3 संख्याओं का योग 134 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि अगर दूसरी संख्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 134 ये तीनों संख्याओं का योग है, हमें ये वाली संख्या पता करना है कौन सी है, तो ये 20 है, और इन सब का योगफल नीचे आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इसको साथियों कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 35 35 और 35 और 35 70, और 3 कम कर दो उसमें से साथियों 67 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आपके सामने साथियों आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 67 से 124 साथियों कैंसिल होगा, देखकर एक बार बताइए साथियों। 67 दूना मुझे लग रहा है भाई साहब ना, 67 की अगर 2 से गुणा करें, 7 दूना 14, 6 दूना 12 13, हाँ बिल्कुल 67 एकम 67, 67 दूना 134, 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आएगी, 40 आएगी। अगर आपसे पूछा जाता पहली संख्या, तो ये जो मैंने 20 लिखा है ना, यहाँ पर आप 15 रखते। अगर तीसरी संख्या पूछा जाता तो 20 की जगह पर 32 रखते। तो कुल मिला के आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूँ। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।